हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज हम इस हमारी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, देन हम पढ़ेंगे राइबोसोम, उसके बाद साइटोस्केलेटन। ठीक है। और आपको पता है, जैसे कि मैं हर क्लास से पहले आपके लिए लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जिसका आंसर आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन बॉक्स है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फेसेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में हमने कुछ फेसेस की स्टडी करी थी, उन फेसेस के आप नाम बताएंगे। व्हाट डज कंपोनेंट ऑफ ईयर फॉर्म। ईयर में कंपोनेंट्स होते हैं जो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या सिंथेसिस करते हैं, किस चीज का सेक्रेशन करते हैं, वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा एंड प्रोटिस्ट। कौन कौन सी वैक्यूल प्रेजेंट है अमीबा और प्रोटिस्ट में, उसका आंसर करेंगे। तीनों क्वेश्चंस फिनिश। स्टार्ट करते हैं हम अपना माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ठीक है, चलो। ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, जस्ट अ सेकेंड। येलो इज गुड। माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में हो तो हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर मतलब अगर एक ही है तो। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको स्टेन नहीं करोगे ना, स्टेन क्या होता है, कलर करना, है ना, स्टेनिंग प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप स्टेन नहीं करोगे तो ये इजिली विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के अंडर भी। माइक्रोस्कोप क्या करता है काम, माइक्रोस्कोप का काम ही है कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, सेल के अंदर की चीजों को हम डिटेल स्टडी कर पाए। बट कुछ चीजें क्या होती है, अगर उसको आप स्टेन करोगे तो वो और ज्यादा विजिबल हो जाती है। ऐसे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप इसको स्टेन नहीं करोगे तो उसको इजिली विजिबल करना माइक्रोस्कोप के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell is variable depending on the physiological activity of the cell। देखो नंबर इसका क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। मतलब इसमें आपकी सेल की एक्टिविटी डिपेंड करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में कितने प्रेजेंट होंगी। अगर मान लो कोई सेल आपकी टिपिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी डिराइविंग है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो आप सोच सकते हैं हमको छोटी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, एटीपी या एनर्जी हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा होएगा, अगर एनर्जी ज़्यादा, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज़्यादा होंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकते हैं सेल टू सेल। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। हल्का कह रहे हैं कि शेप और साइज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा जा सकता है। टिपिकली इट इज ए सॉसेज शेप। सॉसेज शेप के होते हैं ये, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो या सॉसेज शेप बोल सकते हो, जिसका डायमीटर कहाँ से तक हो सकता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज होता है इसका 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। और लेंथ कहाँ से हो सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक। इसके कुछ डायमेंशंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको डायमेंशंस याद करने में, बट ये क्या है, इसकी डायमेंशन और इसके डायमीटर और लेंथ के बारे में बता रहे हैं। कैसी शेप है इसकी, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। सॉसेज शेप क्या होता है, एक बन वगैरह में कुछ सॉसेज करके कुछ, हमारे आई डोंट नो इंडिया में इतना चलता है नहीं, बट अमेरिका वगैरह में कार्टून्स वगैरह में बहुत दिखाई जाते हैं सॉसेज वगैरह। ठीक है, वो ऐसी शेप रहती है ईच माइटोकॉन्ड्रियन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियन लिखा, माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है वो, सिंगुलर। यहाँ पे देखो मेंशनड है, तो उन्होंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देखो अभी तक हमने क्या कौन सी ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा, हमने कौन सी ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है, हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा है, हमने लाइसोसोम के बारे में, गोल्जी के बारे में पढ़ा है। हर कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था। अब ये क्या आ गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब 2 मेम्ब्रेन है इसकी कवरिंग में। अब डायग्राम में देखिए कौन सी मेम्ब्रेन, एक तो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है,
एक आपको इनर मेम्ब्रेन प्रॉपरली मेंशन्ड करी गई है विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमन इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। क्या इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे ल्यूमन क्या होते हैं, खाली स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो एक्वस कंपार्टमेंट में बांट रही है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। एक कौन सा कंपार्टमेंट हुआ हमारा आउटर और एक कौन सा कंपार्टमेंट हुआ हमारा इनर। कौन बांट रही है, हमारी मेम्ब्रेन जो इसकी डबल मेम्ब्रेन है। Inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix. Homogeneous substance called matrix. Inner जो पार्ट है ना, जो मैं inner compartment, ये देखो, ये यहाँ पे मेरी कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स मेंशन्ड है यहाँ पे, देखो मैंने अभी अंडरलाइन करा, ये मैट्रिक्स, ये इनर कंपार्टमेंट है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है ना, दिख रहा है ग्रीन कलर से यहाँ पे मेंशन कर रखा है डायग्राम में। आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक कॉन्टिन्यूस बाउंड्री, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, एक बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, कवरिंग कर रहा है ऑर्गेनेली को फ्रॉम आउटर, जो साइटोप्लाज्म है उससे प्रिवेंट कर रहा है, एक टाइप से आप ये कह सकते हो। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, ये आया मेन बात, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। इनफोल्डिंग्स कैसे, ये देखो अंदर इनफोल्डिंग्स दिख रही है आपको, यहाँ पे क्रिस्टे करके मेंशन कर रखा है। क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इनफोल्ड कर रही है, उस इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। हमने पढ़ा था क्रिस्टे जैसे सुनने में सिस्टर ने वर्ड, वो कहाँ प्रेजेंट था, गोल्जी में। क्रिस्टे कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंगुलर को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टा, CRISTA, सिंगुलर में बोलेंगे। टुवर्ड द मैट्रिक्स, ये किसकी तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ, अंदर है ना, अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर कहीं पे भी अगर आपको इनफोल्डिंग्स दिखती है, हमने प्रोकैरियोट में बात कर रहे थे तो मीजोसोम की बात करी थी, मीजोसोम भी एक टाइप का इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। हम अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के देखें तो हमारे विलाई हम देखते हैं, विलाई है ना, हमारे इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई का काम क्या है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी टाइप ऑफ इनफोल्डिंग्स होती है तो उन इनफोल्डिंग्स का काम क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए। The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. हर मेम्ब्रेन का, टू मेम्ब्रेन है ना यहाँ पे, एक आउटर एक इनर, उन दोनों मेम्ब्रेन में उनके स्पेसिफिक मेंशन्ड है, स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड है। स्पेसिफिक एंजाइम दोनों के अलग अलग है, उन स्पेसिफिक एंजाइम का काम क्या है, वही काम है उनका माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को करना। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी साइट है, किसका साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको यहाँ पे अलग से बॉक्स बना के लिखवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ब्लैक में कर देते हैं। BIC एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन या O2 में बोल लो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस को कैरी करने में, टू कैरी आउट प्रोसेस। ओके, ये हो गया, चलो आगे पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है, ये हमने पढ़ लिया। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का भी हाउस बोला जाता है इसको, एनर्जी का भी हाउस बोला जाता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये बात तो किसी को डाउट नहीं होगी क्योंकि ये बहुत पहले से भी पढ़ाया जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगुलर सर्कुलर DNA, देखो कौन सा DNA होता है, सिंगुलर
सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम। अब कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। And the component require the synthesis of protein, and the component required for the synthesis of protein, these mitochondria divide by fission. फिजन क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनने वाला जो प्रोसेस होता है ना, बाइनरी फ्यूजन हम पढ़ते थे, ठीक है, वो उस प्रोसेस से ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था जब हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर ही कि राइबोसोम क्या है? बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो है ये कुछ सेल्स में, कुछ सेल की कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम अभी। यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लास्टिड से अगला राइबोसोम का ही टॉपिक है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक की तरह ही 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये बात मैं आपको वापस से समझाऊंगी, एक बार हम राइबोसोम पढ़ ले, उसके बाद ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या होता है उसके ऊपर? पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाला? 70s वाला। वो किससे डिवाइड करते हैं? फ्यूजन से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लास्टिड की तरफ। किसकी तरफ? प्लास्टिड की तरफ, ठीक है। प्लास्टिड कहाँ फाउंड होते हैं? ऑल प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। प्लांट सेल और यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड कहाँ पे देखे हमने? आपको पता है किसी को यूग्लिनोइड्स वगैरह हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? यूग्लिनोइड्स स्टडी करते हैं हम प्रोटिस्ट में। हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा ये आते हैं। प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। They are specially observed, they are easily observed under the microscope as they are large. क्योंकि बड़े होते हैं ना तो easily observe हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जबकि हमने देखा था जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो कब ऑब्जर्व होएगा? जब उसको आप स्टेन करोगे तभी ऑब्जर्व होएगा। They bear some specific pigment, thus imparting specific color to plant. इसमें क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लास्ट क्लास में भी कि प्लांट्स के पास ये होता है क्योंकि इसको पिगमेंट स्टोर करना होता है। और पिगमेंट का काम क्या होता है? ये तुमको पता ही है कि कलर देना किसी प्लांट को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये आया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन कौन से में क्लासिफाइड? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जस्ट हाँ हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों के काम के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा अभी आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन, ये कैसा दिखता है, ये क्या है, थाइलेकोइड लिखा है, ये क्या है, ग्रेना है, ये क्या है, इसका शेप क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अभी हम। चलो आगे पढ़ते, स्टार्ट करते। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy, essential for photosynthesis. पता क्लोरोप्लास्ट आपने सुना है, पहले भी सुना है, nothing new in that. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ये टर्म्स आपको पहले से पता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट को कंटेन करता है। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये कैरोटीनॉइड में भी आपके लिए नहीं होएगा, ये भी एक टाइप का पिगमेंट है जिसका आपको नाम याद रखना है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या आएगा? जो सन से एनर्जी आएगी उसको, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होते हैं, सन की एनर्जी जरूरी होती है, सन से जो लाइट रेज आती हैं वो, ठीक है, उससे फोटोसिंथेसिस होती है। इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट सेकंड, हम अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट क्या है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये देखो मैं आपको
देख ये वाला पोर्शन, फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophyll एंड अदर आर प्रेजेंट। अब ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल का मतलब दो टाइप से याद रखो, कुछ पिगमेंट्स होती है जो फैट सोल्यूबल होते हैं, और हम जब ना पहले पढ़ते थे एक बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आएगा इसमें, इसी के कुछ चैप्टर्स बाद में है वो, उसमें हम पढ़ते हैं कुछ चीजें फैट सोल्यूबल होती है, कुछ चीजें वाटर सोल्यूबल होती है। फैट सोल्यूबल मतलब जो अगर आपने फैट में डाला और वो वहाँ पे पूरी तरीके से सोल्यूबल होगी, और वाटर सोल्यूबल मतलब अगर किसी चीज को आपने पानी में डाला और वो उसके अंदर सोल्यूबल होगी, तो ये क्या है, फैट सोल्यूबल। अगर कोई फैट सोल्यूबल है तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकता, ये याद रखना। फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट, कैरोटेनॉइड वर्ड पहले भी आ गया था क्लोरोप्लास्ट के उसमें। इनके नाम याद रखना, कौन कौन से कैरोटेनॉइड पिगमेंट की बात कर रहे हैं। कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll, दोनों नाम याद रखना, कौन कौन से, कैरोटीन एंड xanthophyll एंड अदर आर प्रेजेंट। दिस गिव द पार्ट ऑफ ए प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। कौन कौन सा कलर देता है ये, तो येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये कलर देते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट है, फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll। आगे बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या होया, कलरलेस, कलर नहीं होता जिसके पास, वेरी कर सकता है शेप एंड साइज में, और इसका अगर कलर नहीं है, पिगमेंट ही नहीं है, तुम्हारा काम ही पिगमेंट का, पिगमेंट नहीं है तो क्या करेगा, वो दूसरा काम कर सकता है स्टोरिंग का, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट। इसमें क्या आते हैं, तीन टाइप के आते हैं, एक अमाइलोप्लास्ट, एक एलायोप्लास्ट और एक आता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। ये आ गया यहाँ पे देखिए, ये मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे पोटैटो, स्टार्च, पोटैटो में बहुत स्टार्च होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए कौन होएगा, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, वो आपके ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करेगा, ठीक है, ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, आपका प्रोटीन स्टोर करेगा। अभी तक समझ में आया आपको, क्या पढ़ा अभी तक हमने, मैं एक बार आपको हल्का से रिपीट दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई टर्म्स आपने सुनी है जो आपने पहले नहीं सुनी थी। कौन कौन सी नई टर्म्स है, क्या, एक तो ये हमको इजीली अब विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। दूसरा पोर्शन हमने पढ़ा कि मैम ये ना पिगमेंट्स, इसमें तीन टाइप के पिगमेंट के पे बेस्ड है ये प्लास्टिड, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, क्रोमोप्लास्ट जो येलो, रेड और ऑरेंज कलर देगा, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है बट इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का। इसके अंडर भी तीन चीजें आ जाती है, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, ऑयल एंड स्टार्च, ऑयल एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे इसका, अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है, एक राइबोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, वह ये फिनिश कर लें। ये दोनों चीजों पे अच्छा सा आपको थोड़ा सा ना ग्रिप बनानी पड़ती है, और ये 2-3 बार में जाके समझ में आ सकता है बहुत लोगों को, तो थोड़ा सा फोकस इस पे बनाए रखें। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीसोफिल सेल ऑफ लीव। किसमें प्रेजेंट होते हैं, मीसोफिल सेल में, लीव्स के अंदर मीसोफिल सेल होते हैं, मीसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको क्या कलर, कौन सा कलर देते हैं, ग्रीन कलर। हमारी लीव्स, आपने मेजोरिटी ऑफ लीव्स जो आप आसपास में देखते हो वो कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की हमको बचपन में पढ़ाया जाता है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, और ये मेनली कहाँ मिलेगी, लीव्स में, मीसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे आर लेंस शेप्ड ओवल, या इनकी शेप याद रखना, ये पूछा जाता है कौन कौन सी शेप का हो सकता है, लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, और इवन रिबन लाइक भी हो सकता है। इसकी लेंथ का वेरी कितना है, 5 से 10 माइक्रोमीटर,
और विड्थ कितनी, विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। द नंबर वेरी 1, ये देखो ये इम्पोर्टेंट। नंबर कैसे बदल सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये सिर्फ 1 होती है, काउंटिंग में 1 ऑर्गेनेली है प्लास्टिड के, ठीक है, पर सेल। क्या है, देखो एक टाइप से प्लास्टिड हम जो है हम ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं ना, तो प्लास्टिक एक ऑर्गेनेली है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये प्लास्टिक सेल के अंदर ये एक ही होती है प्लास्टिड, बट मीजोफिल सेल के अंदर अगर हम बात करें तो 20 से 40 हो सकती है एक सेल के अंदर ही ये ऑर्गेनेली। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये याद रखो। इनर मेम्ब्रेन कैसा है, लेस परमिएबल है, रिलेटिवली लेस परमिएबल। लेस परमिएबल का मतलब होता है जो आसपास चीजों आने जाना ट्रांसपोर्ट करता रहता है, जो ट्रांसपोर्ट करना अलाउ करते हैं। रिलेटिवली लेस परमिएबल का मतलब जो इतना इजीली इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना अलाउ नहीं करता, दैट इज लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जस्ट अ सेकेंड, आउटर मेम्ब्रेन आपको मेंशन है, इनर मेम्ब्रेन आपको मेंशन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ये भी आपको मेंशन है ना। एक सेकेंड, ये भी आपको मेंशन है, स्ट्रोमा। ओके, आगे पढ़ते हैं। स्ट्रोमा जहाँ पे प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते थे तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस स्ट्रोमा को मैट्रिक्स बोला करते थे, है ना। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलैकोइड। क्या बोला जाता है, थाइलैकोइड। थाइलैकोइड क्या है, ये देखो सिक्के सिक्के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, थाइलैकोइड है, थाइलैकोइड। ये क्या कहते हैं, फ्लैट है और मेम्ब्रेनस है। क्या है, फ्लैट है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक, ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए, ये मैं आगे पढ़ाती हूँ, बट थाइलैकोइड क्या है, एक सिंगल सिंगल सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही है ना ये। थाइलैकोइड अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक अ पाइल ऑफ कोयल। पाइल ऑफ कोयल क्या बोलता है, अगर आप सिक्कों को एक के ऊपर एक रख देना तो उसे पाइल ऑफ कोयल बोला जाता है। इस थाइलैकोइड के पाइल को क्या बोलते हैं हम, ग्रैना, सिंगुलर में ग्रैनम। अब देखो आपका अभी आपने पूरी इतना पढ़ लिया ये चैप्टर, आपने कहीं पे पहले सिंगुलर वाली चीज नहीं पढ़ी थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करा सिंगुलर वाली चीज पढ़ना, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन पढ़ा था जो सिंगुलर में बोले। तो एक थाइलैकोइड है, एक सिक्का, और मान लो सिक्के के ऊपर सिक्का रख दे तो वो क्या बनेगा, एक जो पाइल ऑफ कॉइन जैसा बनेगा, ये क्या बनेगा, ग्रैनम। अगर सारी ग्रैनम एक ही तो नहीं दिख रही ना आपको, यहाँ पे तो मेरे को, अब मैं कर्सर के हिसाब से देखो कितनी सारी ग्रैनम दिख रही है ना। अगर इनको एज टुगेदर बोलना पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैना। ग्रैना इज अ काइंड ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रैनम। और द इंटरग्रेनल थाइलैकोइड, और क्या बोल सकते हैं, इन एडिशन दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला की बात आती है, स्ट्रोमा लैमेला क्या है, आप ये समझो स्ट्रोमा लैमेला क्या है, दो ग्रैनम को जोड़ने वाली चीज, ये दो थाइलैकोइड को जोड़ने वाली चीज क्या है, स्ट्रोमा लैमेला। एक टाइप से आप बोल दो ब्रिज है, स्ट्रोमा लैमेला क्या है, ब्रिज है। स्ट्रोमा लैमेला कनेक्टिंग द थाइलैकोइड of different grana. The membrane of thylakoid encloses a space called lumen. थाइलैकोइड के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है, थाइलैकोइड और इसमें सिंगल थाइलैकोइड के अंदर भी स्पेस होगा, उसे क्या बोलेंगे, ल्यूमन। ल्यूमन मैंने पहले भी बताया कि खाली स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन।
The stroma of chloroplast contain enzymes required for synthesis of carbohydrate and protein. कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के सिंथेसिस वाले एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। अंडरस्टैंड, एक सेकेंड, डन, ओके। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्मॉल है। अब ये टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दें, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज में मेंशन करूँ, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थायरोइड। क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, थाइलोकोइड के अंदर। थाइलोकोइड के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, ल्यूमन के अंदर, क्योंकि थाइलोकोइड के अंदर के स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं, तो ल्यूमन के अंदर क्या होंगे, थाइलोकोइड। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलेस्ट 70s देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। ये छोड़ दो, ये याद रखो कि इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 70s टाइप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन जो एक्चुअल में टॉपिक है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, राइबोसोम, जिसमें अभी तक 70s 80s 70s 80s का कंफ्यूजन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। क्या है 70s, क्या है 80s, वो इस वाली पूरी सेशन में आपको ख़त्म हो जाएगा। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम है, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, राइबोसोम है a granular structure first observed by electron microscope as a dense particle by किसने ऑब्जर्व करा था, जॉर्ज पैलेड। इसलिए इसको पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैलेड पार्टिकल्स। मैं अब मेंशन कर दूंगी यहाँ पे साइड में। और कौन सी ईयर में, 1953 में। एक सेकेंड, इससे ज़्यादा डार्क हो गया कलर। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में, इसलिए इसको पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, अच्छा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम अभी तक हमने पढ़ा यूकैरियोटिक के अंदर, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन उसको बांध के नहीं रखती। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ी, हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होएगा वो 80s होएगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होएगा वो कौन सा होएगा, 70s होएगा। ईच राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर एक स्मॉलर। ठीक है, कौन कौन सी सब यूनिट होती है मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। एक लार्जर, एक मतलब बड़ी वाली, और एक छोटी वाली सब यूनिट। डी सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम की सब यूनिट कौन सी होती है, 60s एंड 40s, और 70s राइबोसोम की कौन सी है, 50s एंड 30s। हमने 60s और 80s वाले के बारे में अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा था, 70 वाले के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब ये बार बार आप एस एस बोल रहे हो, 80s 70s 60s 50s, ये एस क्या है, एस होता है आपका स्वीडबर्ग यूनिट। क्या होता है, स्वीडबर्ग यूनिट, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कितना कोई नीचे जल्दी, सेडिमेंटेशन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, कोई कितना नीचे जल्दी बैठ पाता है। डेंसिटी के बारे में कितना हैवी है, कितना सॉफ्ट है, ये डेंसिटी के बारे में एक टाइप से ये बोलो कि अब ये डेंसिटी के बारे में मेजर करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपका, स्वीडबर्ग यूनिट जिसको कहते हैं। इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ, ये अच्छा लिखा हुआ है, indirect measure of density and size. Both 70s and 80s ribosome are composed of 2 subunits. ये तो हमने देख ही लिया, 2 सब यूनिट है, कौन कौन सी, एक लार्जर एक स्मॉलर। अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको। ओके डन, हियर सबसे पहले पार्ट है ऑल्सो नोन एज क्या, पैलेट
पार्टिकल्स भी लिखा होता है बहुत जगह पे इस राइबोसोम को, क्योंकि पहले ने इसको डिस्कवर करा था पार्टिकल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका कि 80 टू टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो टू टाइप, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ कौन कौन से दो टाइप हो सकते हैं? पहला तो या तो ये 80s होएगा, है ना, या ये होएगा 70s टाइप का, ठीक है, 80s होएगा ये ऊपर, 70s होएगा ये। अब ये देखो 80s 70s में दोनों के अंदर एक लार्जर सब यूनिट होती है। मैं थोड़ा सा इसको एक ऐसा टेबल फॉर्म में जनरेट करना चाहती हूँ। लार्जर सब यूनिट होती है और एक इसकी, सॉरी एक बार ये हल्का सा ना अच्छे से आपके लिए टेबल बन जाएगी। एक इसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है। अब लार्जर के नीचे वाली पे बात करते हैं। यहाँ पे लार्जर 80s के लार्जर सब यूनिट कौन सी होगी? 60s। एस हमेशा कैपिटल में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। और जो इसकी स्मॉलर यूनिट होगी वो क्या होगी? 40s। आपको इसको ये याद रखना, कभी भी ऐड नहीं करना, 60 + 40 करके 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है इसे, ठीक है, वो गलत कॉन्सेप्ट होएगा। और 70s की कौन सी दो सब लार्जर सब यूनिट होती है? 50s। और जो आपकी स्मॉलर वाली होगी वो कौन सी होगी? आपकी 30s। इसमें भी वो कोई कभी भी ये कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है कि लार्जर और स्मॉलर को दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसका काम ही अलग है। ये देखो अब डायग्राम में देखते हैं, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, और दोनों एक साथ जुड़ के क्या बन गया? एक राइबोसोम। 60s या सॉरी 80s या 70s टाइप का। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोस्केलेटन के ऊपर। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। साइटोस्केलेटन बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा है, ये खत्म है, इतना दिख रहा है, इतना ही है। एन इलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करते हैं तीन टाइप के साइटोस्केलेटन ऑल्सो, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन के अंदर तीन टाइप की चीज आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों को एज अ टुगेदर अगर बोले तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। और कैसे होते हैं? फिलामेंट लाइक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? द साइटोस्केलेटन इन ए सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करना, मेंटेन करना शेप ऑफ द सेल, ठीक है, ये काम होते हैं इसके। एक और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सेल को मेंटेन करने वाला, मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली एक और चीज होती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो कौन सी होती है? 1 2 3 कुछ वेट करो। वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल भी मोटिलिटी नहीं प्रोवाइड करती सेल वॉल, बट आपको ये देखोगे वो भी मैकेनिकल सपोर्ट और मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल को। ये दो का चीज पहले भी हमने पढ़ी हुई है, आई होप, इसलिए मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक बार रिपीट करूंगी क्या चीज। यहाँ पे 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, ये यूकैरियोट चीज, प्लास्टिड और आपका क्लोरोप्लास्ट बोलो, प्लास्टिड बोलो या माइटोकॉन्ड्रिया बोलो, ये 80 ये है यूकैरियोटिक, जिसमें होना चाहिए था आपका 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम यूकैरियोट में होते, बट जो हमारी दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो ऑर्गेनेली के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है, वो कौन कौन सी? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लास्टिड है, दोनों के अंदर 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है और प्लास्टिड में भी 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। स्टडी करते हैं हम। अब जो हमारे क्वेश्चन हमने पूछे थे आपस से, उसको एक बार समझ लेते हैं। नेम करो फेसिस ऑफ गोल्जी अपैरेटस।
हमने गोल्जी अपैरेटस में कुछ टाइप ऑफ फेसेस देखे थे। कौन कौन से फेसेस देखे थे? एक हमने देखा था पहले सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। ये तीनों फेज एक साइड के फेज हैं। ये तीनों ये क्या है, सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज। दूसरे साइड ऑफ फेसेस कौन से थे जो अपोजिट एंड पे थे इसके? कौन से थे? ट्रांस, कॉनकेव और मैच्योरिंग फेज। ये हो गया आपके फेसेस के नाम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज कंपोनेंट ऑफ ईआर फॉर्म? ईआर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो आर ई आर होता है वो क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हमारा जो एस सी आर होता है वो क्या सिंथेसिस करता है? लिपिड। एनिमल्स में वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? लिपिड लाइक स्टीरोइडल प्रोटीन। ये एक्चुअल एनसीईआरटी की लाइन है, प्लीज आप चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा एंड प्रोटिस्ट? अमीबा और प्रोटिस्ट में कौन से टाइप की वैक्यूल प्रेजेंट है? अमीबा के अंदर आपको मिलती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। प्रोटिस्ट में कौन सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है? प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है आपकी फूड वैक्यूल, जो कि फूड को एंगल्फ करके अपने अंदर लेती है, उससे एक वैक्यूल फॉर्म होती है। आई होप जो माइटोकॉन्ड्रिया अब पढ़ा है, प्लास्टिड पढ़ा है और राइबोसोम और साइटोस्केलेटन पढ़ा है वो आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आपके एफर्ट्स के लिए और टाइम के लिए आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन।